नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में। सिवान लोकसभा क्षेत्र बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से एक लोकसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने यहाँ के लोगों के नामों के वजह से देश और दुनिया भर में मशहूर रहा है। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसी क्षेत्र से आते थे। मौलाना मजरूल हक और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी इस क्षेत्र से जुड़े रहे। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल चोर नटवर लाल और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कारनामों के वजह से भी यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे यहाँ के चुनावी स्थिति के बारे में कि इस क्षेत्र में इस चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। अगर बात करें इस क्षेत्र के शुरुआती चुनावी प्रक्रिया के बारे में, तो देखा यह जाता है कि 1957 से लेकर के 1984 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। इसके बाद यहाँ जनता दल के माध्यम से समाजवादियों का एंट्री होता है। शुरुआती दिनों में यहाँ से वृषण पटेल चुने जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुने जाते हैं। वो शहाबुद्दीन जो इस क्षेत्र में लगभग 3 दशक तक एक छत्र राज करते रहे। शहाबुद्दीन इस लोकसभा क्षेत्र में 2 रूप से जाने जाते हैं। एक रूप तो ये कि सिवान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में शहाबुद्दीन माओवादियों से सशस्त्र मुकाबला करते हैं। दूसरी ओर ये कि शहाबुद्दीन सिवान तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में राजद को लगभग 30 सालों तक मजबूती से बनाए रखते हैं। शहाबुद्दीन के अगर जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की बात की जाए तो शहाबुद्दीन पहला चुनाव 1990 में लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे। फिर लालू यादव के संपर्क में आते हैं। 1995 का विधानसभा चुनाव ये जनता दल के टिकट पर लड़ते हैं और जीतते हैं। इसके बाद शहाबुद्दीन संसदीय क्षेत्र के चुनावी मैदान में आते हैं। 1996 में जनता दल के टिकट पर शहाबुद्दीन चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और ये जीत का क्रम 2004 तक अनवरत रूप से चलता रहता है। 2009 के लोकसभा चुनाव आते आते शहाबुद्दीन सजा याफ्ता हो जाते हैं और इस क्षेत्र के चुनावी मैदान से बाहर हो जाते हैं। इस मौके का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव के बारे में कहा जाता है कि इन्हें कभी शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मारा था और उसी के बाद ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन को सिवान में पटकनी देने के लिए सर पे कफन बांध कर निकले थे। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा यहाँ से और जीता और उसके बाद शहाबुद्दीन का इस चुनावी क्षेत्र में जो प्रभाव था उसको कम कर दिया, या यूं कहे तो चुनावी मैदान से उनको साफ कर दिया। 2009 में ओम प्रकाश यादव के खिलाफ में राजद के टिकट से खड़ी थी हिना साहब। ओम प्रकाश इस लोकसभा क्षेत्र से 2 बार चुने गए हैं। 2009 में निर्दलीय चुने गए, फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जेडीयू के खाते में जाता है और जेडीयू ने अजय सिंह के पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया, फिर कविता सिंह जीते। चुनावी मैदान से तो शहाबुद्दीन 2009 में ही साफ हो गए थे, उनका प्रभाव खत्म हो गया था, लेकिन पार्टी पर दबदबा बरकरार था। राजद के तरफ से हिना साहब को टिकट मिलता रहा और हिना साहब हारती रही। सत्य ये भी है कि शहाबुद्दीन इस क्षेत्र से आज तक चुनाव नहीं हारे। कहा यह भी जाता है कि शहाबुद्दीन ने
राजद के परंपरागत वोटरों के समीकरण से अलग हटकर इस क्षेत्र में एक अपना वोटरों का समीकरण बना के रखते हैं। इस क्षेत्र में राजद के वोटर या फिर कहें शहाबुद्दीन के वोटर मुस्लिम और यादव नहीं थे, बल्कि शहाबुद्दीन ने यहाँ स्वर्ण और मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बना कर रखा था और उनको ये अपने प्रभाव में रखते थे। सिवान के वोटरों की समीकरण या संख्या बल के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में मुस्लिमों का संख्या 3 लाख है, यादव वोटरों का संख्या 2.5 लाख है, कुशवाहा वोटरों का संख्या 1 से 1.25 लाख है, ईबीसी का संख्या 3 लाख है और स्वर्ण वोटरों का संख्या 4 लाख है। देखा जाए तो इस बार का यहाँ का सियासी समीकरण उलझा हुआ इस प्रकार से है कि यहाँ की बुनियाद रही है कि यहाँ का जो लड़ाई होता है, चुनावी दंगल जो होता है, वो वामपंथ और गैर वामपंथ में होता है। लगभग 30 सालों तक शहाबुद्दीन ने इसी लड़ाई के बलबूते यहाँ पे राज किया है। इस बार एनडीए जो अपना उम्मीदवार यहाँ दी है वो रमेश कुशवाहा के पत्नी विजय लक्ष्मी को बनाया है। रमेश कुशवाहा वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। जो पिछले उम्मीदवार थे एनडीए के वो अजय सिंह थे। अजय सिंह सिवान के छोटे योगी कहे जाते थे। उनके प्रचार में अगर जो 2019 के प्रचार में उनके अगर जो देखेंगे तो वो खुले तौर पे वो भगवाधारी के रूप में नजर आते थे और भगवाधारियों, हिंदुओं और स्वर्णों का वोट बड़े पैमाने पे उनको मिला। इस बार राजद ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। हिना साहब इस बार निर्दलीय उम्मीदवार बनी है। राजद जो 30 साल तक शहाबुद्दीन परिवार और शहाबुद्दीन के वोट बैंक के साये में फल फूल रही थी, इस चुनाव में राजद ने अपना सर शहाबुद्दीन के साये से हटा लिया है। कहा जाता है कि लगातार हार से राजद और हिना दोनों परेशान थी। हिना को राजद की तरफ से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन हिना ने जब विपक्षी उम्मीदवार को देखा तब वो निर्दलीय उम्मीदवार बनने की फैसला की। देखा जाए तो इस चुनाव में हिना के जो समर्थक हैं उन समर्थकों के कंधों पे भगवा गमछी और पीले रंग का गमछा जो है वो साफ नजर आता है। हिना भी इन रंगों को सहर्ष स्वीकार कर रही है और कहीं ना कहीं वो अपना जो प्रभाव है उसको फिर से पाने में सफल दिख रही है। लगभग 30 से 35 सालों तक शहाबुद्दीन इस क्षेत्र में चुनावी सफलता के पर्याय माने जाते थे। उनके चुनावी सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि 3 लाख मुस्लिम वोटर और 4 लाख स्वर्ण वोटरों का समर्थन होना शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन जब जेल गए उसके बाद ये देखा गया कि ये जो स्वर्ण और मुस्लिम वोटरों का जो समर्थन था शहाबुद्दीन के पास वो खिसकता नजर आया। इस बार के चुनाव में हिना साहब ने जो बड़े लंबे समय के बाद एक नया कदम उठाई है उसके पीछे का वजह यही देखा जा रहा है कि एक बार फिर से हिना साहब स्वर्ण और मुस्लिम को एक करने में लगी हुई है। शहाबुद्दीन इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहे और यह क्षेत्र का पहला चुनाव है जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं। शहाबुद्दीन का चर्चा इसलिए भी इस क्षेत्र में ज़्यादा है क्योंकि शहाबुद्दीन सिवान ही नहीं, सिवान के आसपास के इलाकों में भी राजद के लिए एक बड़े मजबूत राजनीतिक योद्धा के रूप में पहचाने जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन और लालू बराबर बराबर थे, प्रभाव पार्टी में दोनों का बराबर था। हालांकि 3 लोग हैं जो कि 3 अलग अलग वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। जदयू के तरफ से भी हैं,
राजद ने भी अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और हिना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव में। खैर, इस क्षेत्र में चुनाव 16 मई को है। सभी दल, सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। उस दिन पता चल जाएगा कि आखिर किसने कितने मजबूती से अपने वोटरों को साधा है और कौन यहाँ पे राज करेगा। सिवान की कहानी जो हम आपको सुनाना चाह रहे थे वो यहाँ तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं।